हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस जो भी है हमारा, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर है, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरह से। इसमें जो जो टॉपिक दिया है सारा, और यहाँ पे हम एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये भी कंप्लीट हो चुका है। कोलाइड सस्पेंशन ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी यहाँ पे सेपरेटिंग टेक्निक जो होता है कंपोनेंट को अलग करने का, उसको यहाँ पे बोला है एक्सक्लूड करना है, यानी नहीं पढ़ना है। फिर भी एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेल वाला टॉपिक है ये भी कवर हो चुका है, टिश्यू है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये फूड प्रोडक्शन जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, आज हम यहाँ पे अब सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, फिर लास्ट में हम यहाँ पे 25 to 30 क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड, इससे भी रिलेटेड, और इसके पीछे जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उससे भी रिलेटेड। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले है हमारा फिजिकल चेंज, देन केमिकल चेंज। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं जो हमारा फिजिकल चेंज होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, अब फिजिकल मीन्स क्या होता है, भौतिक, यानी जो बाहर से ही दिखता है सब कुछ, उसी को हम फिजिकल बोलते हैं। तो फिजिकल में क्या क्या हो सकता है हमारा, जैसे शेप हो गया, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं, ये सब फिजिकल चेंज है, जो कि हम शेप, साइज, कलर ये सब बाहर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल स्टेट अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, चेंजेस दैट अफेक्ट ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जो कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और फ्रेंड्स, केमिकल चेंज क्या होता है, चेंजेस दैट सब्सटेंस अंडरगो व्हेन दे टर्न इनटू न्यू अदर सब्सटेंस, यानी यहाँ पे ऐसा कोई चेंज जिसमें मतलब वो वहाँ पे कुछ नया बन रहा हो, मतलब वो नए सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो जब भी आप क्वेश्चन करना तो आप बस इतना ध्यान देना कि क्या कुछ मतलब नया बन रहा है और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर मतलब कुछ नया बन रहा है तो जाहिर सी बात है उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, अगर नया बनेगा रिवर्स नहीं कर पाएंगे तो वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी नया नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, इतना आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन यूजुअली टेम्प्रोरी, यानी जो फिजिकल चेंज होता है वो हम कह सकते हैं कि वो टेम्प्रोरी होता है, अस्थाई होता है, वो अस्थाई नहीं होता है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये परमानेंट चेंज होता है। चेंजेस कैन बी रिवर्स, जो फिजिकल चेंज होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी उसको हम, जैसे हमने वाटर से क्या बनाया, आइस, अब हम आइस से फिर से वाटर भी बना सकते हैं ना। वाटर टू क्या हमने बनाया, आइस। अब हम हमारा मन होगा हम इसको फ्रीज करके फिर से, सॉरी, इसको मेल्ट करके फिर से आइस को वाटर बना देंगे, फिर से इसको फ्रीज करके आइस बना देंगे, फिर से इसको मेल्ट करके वाटर बना देंगे। तो इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी इसको रिवर्स कर सकते हैं। द एजेंट दैट कॉट द चेंज, यानी मतलब ऐसा कोई एजेंट जिसको ये मतलब जिसके वजह से ये चेंज हुआ है उसको वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, तब ये चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए, चेंज इज इरिवर्सिबल, यानी यहाँ पे जो अगर एक बार कुछ नया बन गया फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सब। अब देखिए फ्रेंड्स, कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है मैटर को वो अनअल्टर यानी अपरिवर्तित रहता है फिजिकल चेंज में। लेकिन फ्रेंड्स, केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज इन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसका जो कंपोजिशन होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब चेंज हो जाते हैं, उन सब में चेंज आता है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे मतलब एक तो वहाँ से कुछ कुछ पूछा जा सकता है कि किसको रिवर्स किया जा सकता है, कौन मतलब कौन इरिवर्सिबल है, कौन रिवर्सिबल है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे सबसे मेन फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो भी क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फिजिकल चेंज होता है वहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, सब आप एक तरफ से देखते जाइए और समझते जाइए। मेल्टिंग ऑफ वैक्स यानी मोम का पिघलना, और बटर ऑफ घी, जो बटर होता है जो घी से बनता है उसका, मतलब चाहे बटर मेल्ट हो चाहे वैक्स मेल्ट हो, यहाँ पे
अगर वो मेल्ट होगा तो फ्रेंड्स उसको हम फिर से वहाँ ठंडा करके उसको हम फिर से जमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, क्योंकि अगर वो मेल्ट हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया बना है। उसी तरह से फ्रेंड्स ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो ग्लो करता है, वो जब हम स्विच ऑन करते हैं वो ग्लो करता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ नया बना, हम स्विच ऑफ करेंगे वो फिर से बुझ जाएगा, फिर से उसकी लाइट बंद। तो फ्रेंड्स ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर, अब यहाँ पे सॉल्ट या शुगर को वाटर में अगर हम ऐड कर देंगे तो आप बोलेंगे वो तो उसमें घुल गया, कुछ नया बन गया, नहीं बना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम उसको चाहें तो फिर से वहाँ पे अलग कर सकते हैं, हम फिर से वाटर से शुगर को या नमक को, सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये रिवर्स हो गया, तो अगर रिवर्स हो गया तो ये फिजिकल हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि वो उसमें घुल गया तो कुछ नया बना, कुछ भी नया नहीं बना है। क्योंकि अगर हम चाहे तो वहाँ से सॉल्ट को या शुगर को दोबारा से वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से उसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रीजिंग वाटर टू गेट आइस, यानी वाटर को फ्रीज कर देना, आइस बना देना उसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम उसको फ्रीज करके आइस बनाए हैं तो हमारा मन करेगा इसको हम फिर से मेल्ट करके वाटर बना देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ भी नया नहीं बना है। ड्राइंग वेट्स क्लोथ, यानी जैसे कपड़े सूखना, जो भी गीले कपड़े हैं उनका सूखना भी क्या है, फिजिकल चेंज है। अब बोलेंगे आप कैसे, वो तो सूख गया ना फिर नया बन गया। अरे भैया नहीं नया बना है, वो नया कैसे बनेगा, अगर हम चाहे फिर से उसको डुबा सकते हैं, फिर से वो भीग जाएगा, फिर से सुखा सकते हैं। तो इसको रिवर्स कर सकते हैं इस प्रोसेस को, इसलिए ये क्या होगा, फिजिकल चेंज। फ्रेंड्स अगर आपको कंफ्यूजन हो इस तरह से मतलब, तो आप बस इतना याद रखना कि क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर रिवर्स किया जाएगा तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो फ्रेंड्स अगर गीले कपड़े को हम सुखा लिए तो उसको फिर से गीला कर सकते हैं, यानी इसको उस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं बार बार। अब देखिए रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का रिंग होना, तो क्या वहाँ पे कुछ नया बन रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, अब आपको ये क्या लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है, नहीं। इसके पीछे जो भी मैंने वीडियो में जब पढ़ाया था वहाँ पे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था ये सारा प्रोसेस, व्हाट्स प्रेसिपिटेशन, व्हाट्स इवापोरेशन, व्हाट्स कंडेंसेशन, व्हाट्स सब्लिमेशन, मैंने इन सबको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सब जो भी यहाँ पे टर्म है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सब होते क्या है। प्रेसिपिटेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, तो क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हाँ वही उसी पे हमने ये सब टर्म पढ़े थे। तो फ्रेंड्स यही होता है फिजिकल स्टेट, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो ये आपस में रिवर्स होते रहते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो इस तरह से हमने ये प्रोसेस पढ़ा था। फिर हमने देखा था सॉलिड टू लिक्विड भी हम बना रहे थे, लिक्विड टू गैस भी, फिर गैस से लिक्विड बना रहे थे, फिर लिक्विड टू सॉलिड बना रहे थे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बना रहे थे, गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी बना रहे थे। तो फ्रेंड्स ये आपस में मतलब रिवर्स कर सकते हैं हम इसको। जैसे सॉलिड टू लिक्विड क्या होगा, मेल्ट होगा, लिक्विड टू गैस क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे सॉलिड टू गैस क्या होगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, गैस टू सॉलिड भी क्या होगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना ये सब आप। लिक्विड टू सॉलिड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आप इस प्रोसेस में कंफ्यूज मत होना, ये जो होता है फ्रेंड्स ये सारा ही फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, मतलब कोई भी पेपर है उसको फाड़ देना, पेपर को दो टुकड़ों में बांट देना। तो क्या वहाँ पे कुछ नया बन रहा है, कुछ भी नया नहीं बन रहा, बस पेपर वही जो है वो अलग हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज। और यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये भी क्या होता है, फिजिकल चेंज। इसको हम नेक्स्ट वीडियोज में इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखिए मूविंग ऑफ अ व्हील, यानी एक पहिया जो है वो घूम रहा है। तो क्या वहाँ पे कुछ नया बन रहा, कुछ नया हो रहा, नहीं। अगर हम उसको चाहे रोक दे फिर से, चाहे उसको घुमा दे, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कैंडल का जलना, कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही बनना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम का पिघलना। लेकिन मोम का जलना, कैंडल किसकी बनी होती, मोम। तो देखिए मोम का जलना, मोम का पिघलना।
अगर मोम पिघलेगा तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मोम बर्न होगा, जलेगा, तो क्या होगा, केमिकल चेंज। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो वैक्स होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये वैक्स हो गया। तो देखिए अगर हम इसको बर्न कर दिए, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बर्निंग हो रही है, और यहाँ पे एक छोटा सा धागा लगा होता है जो कि बर्न करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोम जो है ये पिघलता जाएगा। अगर हम इसको कलेक्ट करके चाहे दोबारा से जो है वैक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेल्टिंग हो रहा, यानी यहाँ क्या हो रहा, फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ ये जो धागा जलता है ना, इसको हम नहीं दोबारा से ला सकते, ये जलता चला जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा, बर्निंग, और यहाँ क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो इसको आप याद रखना, जो मोम होता, वैक्स होता है, उसका मेल्ट करना फिजिकल चेंज, उसका बर्न हो रहा केमिकल चेंज। इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऐसा क्या है जिसमें कि दोनों जो है प्रोसेस पाए जाते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेल्टिंग द वैक्स एंड बर्निंग द वैक्स, ये दोनों एक साथ मोम में पाए जाते हैं। वो बर्न भी होता रहता है और पिघलता भी रहता है, इसलिए यहाँ पे दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म H2NO2। तो फ्रेंड्स वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पे H2O2 बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ एन आयरन, यानी आयरन में जंग लगना क्या होता है, रस्टिंग होता है। तो ये भी फ्रेंड्स केमिकल चेंज होता है। हो सकता है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि रस्टिंग जो होता है उसको हम बाद में सही तो कर लेते हैं, पेंट लगा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं, तो इन सबसे आयरन को हटाया भी जा सकता है। तो ये तो हमारा हम रिवर्स कर लिए, ये फिजिकल होना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जब रस्टिंग होता है, जब उस पर जंग लगता है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन चलता है जिसमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे नमी की, यानी हम बोल सकते हैं H2O की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब का रिएक्शन बनने के बाद जो है रस्ट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, रस्ट होता है। तो इसलिए क्या है, ये केमिकल चेंज है, इसको आप याद रखना है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फल का पकना भी क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, सॉरी केमिकल चेंज होता है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट इनटू ट्री, यानी जब एक छोटा पौधा बड़े पेड़ में चेंज हो जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे केमिकल चेंज बोलते हैं। फ्रेंड्स आपको लगेगा छोटा पौधा बड़ा हो गया, इसमें तो कुछ भी नया नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि एक छोटा पौधा बड़ा पौधा बन गया, उसको क्या आप बड़े, अब मान लीजिए यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, छोटे से बड़ा ही बना है, कुछ भी नया तो नहीं बना है। अब आप ये देखिए, क्या आप बड़े पौधे को फिर से आप छोटे पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसी बात वो क्या हो गया, केमिकल चेंज। अब देखिए बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी पटाखों का फूटना। जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं ना दिवाली पे, तो क्या हुआ, पटाखों का जब फूटना होता है, जो क्रैक होता है, मतलब क्रैक का बर्स्ट होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, केमिकल चेंज होता है वहां पे। अब देखिए कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पकाना, जब खाना पकता है तो वहां भी क्या होता है, केमिकल चेंज। डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब जितनी भी प्रोसेस हमारे बॉडी में चलती हैं, वो सब भी क्या होती हैं, केमिकल चेंज। तो फ्रेंड्स डाइजेशन, कुकिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल चेंज। तो ये दोनों भी केमिकल चेंज होंगे, इसको आप याद रखना। कभी कभी हम कुकिंग ऑफ फूड में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको लगता है फिजिकल है, लेकिन नहीं, ये भी क्या है, केमिकल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी बीजों का अंकुरण क्या होता है, ये भी होता है फ्रेंड्स, केमिकल चेंज। बर्निंग अ पेपर, अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, यानी जो मतलब किसी पेपर को फाड़ देना, वो क्या होगा, फिजिकल चेंज। लेकिन किसी पेपर को बर्न कर देना, उसको जला देना, वो क्या होगा फ्रेंड्स, केमिकल चेंज। तो अगर जब पेपर जल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो ऐश बन जाएगा, यानी वो राख बन जाएगा। तो आप उस राख से फिर से पेपर नहीं बना सकते, यानी उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा, केमिकल चेंज। लेकिन अगर पेपर फट गया है, तो उसको गम वगैरह लगा के चिपका भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप सारा एग्जाम्पल याद रखना। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यानी जिसमें दोनों साथ साथ चलता है। तो एक होता है हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल, जो कि अभी मैंने आपको बताया। एक होता है यूजिंग एलपीजी इन गैस स्टोव फॉर कुकिंग। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रख लेना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देयर आर चेंजेस विच मे बी क्लासिफाइड इन मोर देन वन टाइप, यानी कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जिसको हम वहां पे केवल फिजिकल केमिकल चेंज ना बोल के वहां पे और भी उसका नाम दे सकते हैं। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब भी दूध से दही बनता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनडिजायरेबल चेंज, यानी वो हमारे इच्छा से होता है, हम दूध को दही बनाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिजायरेबल चेंज हो गया।
केमिकल चेंज तो हो ही गया, स्लो चेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के अंदर अंदर दूध से दही बन जाए, मतलब स्लो चेंज होता है। इरिवर्सिबल चेंज भी उसका हम नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से मतलब एक प्रोसेस को यहाँ पे देखिए कितने कितने चेंज नाम दे दिए, डिजायरेबल चेंज, केमिकल चेंज, स्लो चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी में 7वीं की एनसीईआरटी में ये एक एकदम नीचे की तरफ आप जब जाएंगे तो ये दिया गया है एक फैक्ट, और ये फैक्ट देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है। ये क्या है, ये है हमारे कुतुब मीनार के पास एक क्या है, लौह स्तंभ, यानी आयरन पिलर जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है, ठीक है, जो कि 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार कितना फ्रेंड्स, 6000 केजी है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज वाले चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे इसका यही है कि इतने साल हो गए, कितने साल हो गए, 1600 वर्ष से भी अधिक इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी इस पे जंग नहीं लगा है। और है ये क्या, लौह स्तंभ, यानी लोहे से बना हुआ है, आयरन पिलर है, लेकिन फिर भी इस पे जंग नहीं लगा है। यही इसके पीछे मेन वजह है। अब देखिए, इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1600 वर्ष पूर्व भारत में किस चीज के बारे में विकास हो चुका था। तो यहाँ पे कई कई टेक्नोलॉजी के बारे में नाम दे देगा, वहां पे आपको कुछ और भी नाम दे देगा, लेकिन आप याद रखना धातु प्रौद्योगिकी। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हमारे इंडिया में 1600 वर्ष पहले ही धातु प्रौद्योगिकी बहुत ही विकसित थी, तभी तो इसमें कुछ ऐसा तो मिलाया ही गया है कि जिसके वजह से इस पे जंग नहीं लगा है आज तक। मतलब सोचिए उस समय के लोगों की विजन पावर कितनी अच्छी थी, मतलब यहाँ पे अभी तक जंग नहीं लगा, उन्होंने ऐसा टेक्निक लगाया अपना। तो इससे ये पता चलता है ये धातु प्रौद्योगिकी यहाँ पे बहुत ही समय पहले ही विकसित हो चुकी थी काफी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये 7 मीटर से ऊंचा है, 6000 केजी से अधिक का है इसका भार, 1600 वर्ष से पहले बनाया गया था, लेकिन इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी चीज पे रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो वो चीज धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, उसका क्षरण हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। अगर इस पे जंग लगता है तो ये खत्म हो जाती है, लेकिन ये अभी तक ऐसे ही टिकी हुई है। इसकी क्या वजह है कि इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगा है। अभी इस पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर आप कैसे कंफ्यूज होंगे देखना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आयरन पिलर जो कि हमारे कुतुब मीनार में है। तो इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, इन विच टाइप ऑफ चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे नया पदार्थ बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, क्योंकि वहीं पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो ये तो इजी था, यहाँ के कुछ समझाना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, क्या बताना हमको, फिजिकल चेंज बताना है यहाँ पे। तो देखिए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इन स्मॉल पीस, बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कुकिंग ऑफ फ्रूट, यानी लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना, खाना पकाना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फिजिकल चेंज। तो देखिए, कुकिंग ऑफ फूड मैंने क्या बताया था, केमिकल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल, क्योंकि अगर वो बर्न हो जाएगा, ऐस बन जाएगा, फिर से उससे आप लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं। अगर फ्रूट राइट हो चुका, फिर से आप उसको रॉ फ्रूट में चेंज कर सकते हो, यानी कच्चे फल में चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या हो गया फ्रेंड्स, ये सब हो गया हमारा केमिकल चेंज। लेकिन कटिंग अ लॉग ऑफ वुड, यानी लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज, क्योंकि उसको हम वहां पे कुछ भी नया नहीं बना है। तो कहीं कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि इसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, कहीं कहीं पे ये भी देखना पड़ेगा कुछ नया बन रहा कि नहीं।
क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी अब जैसे यहाँ पे देखिए आपके मन में आएगा कि लकड़ी को अगर हम काट दिए तो उसको जोड़ नहीं सकते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी देखिए कि क्या कुछ नया बन रहा है? कुछ भी नया नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको ये फिजिकल चेंज पर ही जाना पड़ेगा। तो आप दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना बस, कि क्या कुछ नया बन रहा है। अगर इससे कंफ्यूजन हो तो देखना कि क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे इसका आंसर निकालना। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो देखिए, बरस्टिंग ऑफ अ फायर क्रैकर, जर्मिनेशन ऑफ सीड, कोल्ड फॉर्मेशन ऑफ बरी ट्रीज। तो चलिए हिंदी में दिखाती हूँ आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पटाखा फोड़ना, बीज का अंकुरण, दबे हुए पेड़ों से कोयले का निर्माण। अगर पटाखा फूट गया दोबारा नहीं बनेगा, कुछ मतलब यहाँ पे मैंने अभी आपको ऐसे भी बताया था जब पटाखा क्यों फूटता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी उसमें माचिस लगाते हैं वहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए वो ब्रस्ट होता है। तो ये तो केमिकल चेंज ही हो गया। बीजों का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड में क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। अब ये दोनों हो गया तो जाहिर सी बात है, ये तो है नहीं ऐसा कुछ ऑप्शन, तो हमको ये सभी लगाना ही पड़ेगा अगर आपको ये नहीं भी पता है। लेकिन फ्रेंड देखिए, दबे हुए पेड़ों से कोयले का निर्माण, अगर एक बार कोयले का निर्माण हो गया फिर से उसको दबा सकते हो? नहीं। यहाँ पे कुछ भी मतलब अगर दबे हुए पेड़ों से कोयले का निर्माण जब भी मतलब कोई भी चीज जैसे सड़े गले जो भी जानवर मर जाते हैं, पेड़ दब जाते हैं, इन सब से बहुत टाइम बाद कोयले का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स उन पेड़ों से कोयले का निर्माण हुआ है ना, तो वहां कुछ तो नया बना है। अगर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब उसको दोबारा से उस चीज में चेंज कर सकते कि नहीं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में, तो आप बस इतना सोचिए कि कोयला बना है वहां पे दबे हुए पेड़ों से, तो यहाँ कुछ नया बना है, बिल्कुल नया बना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज, यानी ये सभी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जंग को रोकने की कौन सी विधि है, यानी विच इज मेथड टू प्रिवेंट रस्ट, मतलब रस्ट को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो आप बताइए। तो इसको फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले चैप्टर में बताऊंगी कि यहाँ पे जो रस्ट को प्रिवेंट करने का सबसे मेन तरीका होता है जो वो होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ग्रीस लगा दीजिए उस पर आप, मतलब उसको पेंट कर दीजिए ये सब। लेकिन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इससे भी क्या होता है? रस्ट को प्रिवेंट किया जाता है। अब फ्रेंड्स गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इसमें जिंक जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, व्हाट्स गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा शुद्ध पदार्थों के क्रिस्टल कैसे प्राप्त होते हैं। अब हमको यहाँ पे क्रिस्टल प्राप्त करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रिस्टलीकरण होता है। अब क्रिस्टलीकरण भी यानी क्रिस्टलाइजेशन भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में ये मेंशन था, तो मैंने सोचा इसको टुकड़ों में ना पढ़ा के मैं एक साथ पढ़ा दूंगी वहाँ पे। तो इसको अभी आप बस ऐसे ही याद रख लीजिए, आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जंग का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो हमारा रस्ट होता है उसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। इसको फ्रेंड्स ये सब इसमें कुछ भी समझाना नहीं, डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो Fe2O3 है इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ ये ऐसे लिखा है, ये गलत है। आप ऐसे याद रखना, यहाँ इसके ये नीचे लगता है। तो ये होता है हमारे रस्ट का जो फॉर्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो देखिए ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना मान लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट भी यहाँ पे फॉर्म होता है। लाइम वाटर जो है मिल्की मतलब मिल्की टाइप में दूधिया में चेंज हो जाता है, मतलब देखने में लगेगा कि दूध दूध सा कुछ है, लेकिन वो उसको हम बोलते हैं मिल्की। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं। अब देखिए ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, तो देखिए आयरन पिलर, चलिए हिंदी में ही दिखा देती हूँ। देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित तथ्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब इनमें से किसी तथ्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी लंबी स्थिरता, ध्यान देना, इसकी लंबी स्थिरता के लिए कौन सा तथ्य जिम्मेदार है? अब बताइए, आप बताइए क्या होगा? यह 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, बिल्कुल सही। इसका वजन लगभग 6000 kg है, बिल्कुल सही। यह 1600 साल पहले बनाया गया था, बिल्कुल सही। इतनी लंबी अवधि के बाद इसमें जंग नहीं लगा, बिल्कुल सही। अब क्या होगा फ्रेंड्स? ये तो हम तो कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें?
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तो हमने पढ़ा ये सब सारे पॉइंट लॉ स्तंभ के बारे में सही है, मतलब ये सभी तथ्यों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन नेक्स्ट क्या बोला है, इसकी लंबी स्थिरता के लिए इसमें कौन सा तथ्य जिम्मेदार है। अब आप इस पे नोटिस करना, तो लंबी स्थिरता के लिए फ्रेंड्स, अगर कोई चीज 7 मीटर से, अब अगर हम यहाँ पे ये बोले कि ये 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, इसलिए ये इतने टाइम से यानी 1600 साल पहले से ही टिका हुआ है अभी तक, मतलब ऐसे है जैसे, मतलब जैसे पहले था वैसे अभी तक है, क्योंकि ये 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। तो मतलब किसी चीज की स्टेबिलिटी उसकी ऊंचाई पे निर्भर करती है क्या? फिर तो अगर हम भी 7 मीटर के हो जाएंगे, हम भी ऐसे 1600 साल तक ऐसे खड़े रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। और इसका वजन 6000 kg है, इसलिए ये अभी तक टिका है नहीं फ्रेंड्स। और ये 1600 साल पहले बना था, तो इससे कोई लॉजिक ही नहीं बनता, तो ये गलत हो गया। ऊंचाई पर भी स्टेबिलिटी नहीं निर्भर करेगी, गलत। ये भी गलत। देखिए यहाँ पे इसका मेन रीजन क्या हो गया, इतनी लंबी अवधि के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। आप बस ये याद रखना, क्योंकि इसके स्टेबिलिटी के लिए पूछा है, इसकी लंबी स्थिरता के लिए कौन सा तथ्य जिम्मेदार है, तो ये है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर इस पे जंग लगा होता तो ये कमजोर हो जाता और अब तक शायद कब का ये खत्म हो चुका होता। लेकिन अभी तक इस पे जंग नहीं लगा है, इसलिए ये अभी तक टिका हुआ है, यानी इसकी लंबी स्थिरता के लिए इतनी लंबी अवधि के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, यही इसके बारे में सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्न किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी लोहे में लगता है रस्ट यानी जंग, तो वहां पे गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसको अपनाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में करेंगे। और उसमें क्या यूज होता है, जिंक। याद रखना, गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज होता है, जिंक यूज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया जिसका उपयोग किसमें जंग लगने के लिए। तो आप सोचेंगे क्या लोहे के अलावा भी किसी चीज में जंग लगता है, तो यस, लोहे के अलावा भी फ्रेंड्स हमारा सिल्वर जो होता है, सिल्वर, उसमें भी क्या होता है, जंग लगता है। और जब इसमें जंग लगता है, ये किसमें चेंज हो जाता है, ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और फ्रेंड, जो Fe होता है, जो लोहा होता है, इसमें जब जंग लगता है, ये किस कलर में चेंज हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है कुछ कुछ रेडिश कलर में। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, चलिए ये नेक्स्ट वाले पीपीटी पे चला गया है। देखिए, पहेली की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, मतलब यह क्या है। पहेली की माँ, अब ये पहेली कौन है फ्रेंड्स, हमारे आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे, वहां पे आप बूझो और पहेली ये दोनों के बारे में दिखेगा। तो फ्रेंड्स, पहेली एक लड़की है और बूझो एक लड़का है, उन दोनों के संवाद के यानी डायलॉग के माध्यम से ही हमको चैप्टर वहां पे पढ़ने को मिलते हैं। तो देखिए, पहेली की जो माँ है वो गर्म पानी में चीनी घोलकर चाशनी बनाई, और जब वो ठंडा हुआ तो चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। अब यह क्या दर्शाता है, भौतिक परिवर्तन जो उल्टा जा सकता है, यानी ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ये तो सही है, चीनी में मतलब पानी में चीनी मिलाई, चाशनी बन गई, फिर क्या हुआ, जब वहां पे चाशनी बन गई फिर उसको ठंडा कर दी, फिर उसके क्रिस्टल बन गए, यहाँ पे कुछ नया बना, कुछ भी नया नहीं बना। ऊपर से जो वहां पे चीनी मिलाई थी वो बाद में अलग हो गया, यानी उसको रिवर्स कर दिया गया। तो ये भौतिक परिवर्तन है जिसको उल्टा जा सकता है, जिसको रिवर्स किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के लिए यहाँ पे क्या सही है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे केवल एक टाइप के पार्टिकल होते हैं। प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो कंपाउंड और मिक्सचर हो सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये तो सही है। प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाई ऑल एलिमेंट अदर देन निकिल, निकिल क्यों नहीं भाई, ये तो गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर्थ गलत हो गया, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो सही है हमारा, और इसका सेम कंपोजिशन होता है, ये भी सही। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, यहाँ पे कंपाउंड या मिक्सचर नहीं था, यहाँ पे वो एलिमेंट था, हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड था। तो हमारा ये सेकेंड वाला भी यहाँ से कट जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा आप। देखिए, अब यहाँ पे
रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड, यानी कोई भी चीज है वो आयरन का बना हुआ है, उस पर उस पर जंग लग गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, आपने क्या पढ़ा था, रस्टिंग क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल बोल रहा, तो ये तो गया काम से, क्योंकि ये फिजिकल नहीं होता, ओनली केमिकल होता है। अब यहाँ पे फिजिकल तो होगा नहीं, अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रस्टिंग होता है आयरन पे जो भी लगता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं, ना कि डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन नहीं बोलते, यहाँ पे इसको कोरोजन बोलते हैं। यहाँ पे इसकी हिंदी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, संक्षारण। यहाँ पे फ्रेंड्स हम उसको क्या बोल देंगे, संक्षारण बोल देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, जो मिक्सचर होता है सल्फर का, सॉरी ये डाई सल्फाइड है, यानी कार्बन डाई सल्फाइड। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हेट्रोजीनियस एंड शो टिंडल इफेक्ट। तो आप इतना याद रखना, अगर कोई होमोजीनियस है तो वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, अगर हेट्रो है तो शो करेगा। मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था जब मैंने आपको टॉपिक कराया था। तो देखिए ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होमोजीनियस होता है, तो ये दोनों तो सही हो गया, लेकिन ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो होमो होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, तो होमोजीनियस एंड डजंट शो टिंडल इफेक्ट, तो इसको आप याद कर लेना। अब देखिए, टिंकचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, टिंकचर ऑफ आयोडीन, जब मैंने आपको जो सॉल्यूशन होता है उसका टाइप बताया था, तो वहां पे मैंने जैसे बताया था ना, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो देखिए उसी तरह से उसमें एक टाइप था हमारा जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या किया था, टिंकचर ऑफ आयोडीन। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आयोडीन है सॉलिड, एल्कोहल क्या है, लिक्विड। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये कौन से टाइप का सोल्यूशन होता है, सॉलिड इन लिक्विड। तो उसी ये देखिए मैंने बोला था आपसे इसमें क्वेश्चन बनता है। तो देखिए टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, इसमें क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। दिस सोल्यूशन इज मेड बाई, इसको किसके द्वारा बनाया जाता है, डिजॉल्विंग, किसको किसको घोल के। तो फ्रेंड्स आप बस इसको याद करना कि यहाँ पे आयोडीन इन एल्कोहल, जब हम आयोडीन को एल्कोहल में घोलते हैं तो क्या बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। देखिए आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर, कौन है जो कि होमोजीनियस होता है, यानी जिसका कंपोजिशन जो है सेम होता है थ्रू आउट। तो देखिए आइस जो होता हो गया, उसमें मतलब उसका होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है, तो यस उसमें कुछ भी अलग से मतलब नहीं दिख रहा, वो एकदम देखने में एकदम यूनिफॉर्म लगता है, यानी वो होमोजीनियस है। वुड क्या होता है फ्रेंड्स, ये यूनिफॉर्म, ये सॉरी ये होमोजीनियस नहीं होता है। सॉइल भी, उसमें बहुत सारे चीज होते हैं, वो भी होमोजीनियस नहीं होता। लेकिन एयर क्या होता है, होमोजीनियस होता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्रेंड्स हमारा होमोजीनियस हो जाता है, क्योंकि एयर तो है लेकिन वहाँ पे H2 है, ऑर्गन है, H2O वेपर है, CO2 है। तो क्या ये सब हवा में दिखते हैं तैरते हुए कि ये रहा ऑर्गन, वो देखो वो जा रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं दिखता ना। तो ये हमारा एयर भी क्या होता है, होमोजीनियस होता है। तो आइस एंड एयर 1 and 4 ये हो गया हमारा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हिंदी में हो गया, ब्लड एंड सी वाटर, और यहाँ पे ब्लड और सी वाटर क्या है, बोथ मिक्सचर, बोथ कंपाउंड, बोथ मिक्सचर वेर एज सी वाटर कंपाउंड, सॉरी ब्लड मिक्सचर और सी वाटर कंपाउंड, ब्लड कंपाउंड। तो ब्लड तो कंपाउंड होता नहीं है, सी वाटर भी कंपाउंड नहीं होता है, तो बोथ भी कंपाउंड नहीं होगा, ये दोनों होते हैं क्या, मिक्सचर, बोथ मिक्सचर। अब देखिए फ्रेंड्स, सोल एंड जेल और एग्जाम्पल ऑफ। अब आप ये सोचेंगे ये क्या बला है, ये कुछ बला नहीं फ्रेंड्स। मैंने आपको जब कोलाइड पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया था जो कि हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है। मैंने आपको वो लिस्ट दे के बोला था कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पे कौन सा किसका एग्जाम्पल है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे जाके चेक करना होगा, एक बार आपको दोबारा से देखना होगा ताकि ये आपको याद हो सके। तो देखिए जो सॉल होता है, सोल जो होता है फ्रेंड्स, सॉलिड एंड लिक्विड कोलाइड होता है। लेकिन जो जेल होता है, जेल फ्रेंड्स ये लिक्विड सॉलिड कोलाइड होता है। मैंने यहाँ पे वो लिस्ट लगाई नहीं, तो आप जाके एनसीईआरटी में चेक कीजिए, आपको वो लिस्ट मिल जाएगा। 9th क्लास के एनसीईआरटी को खोलना,
वहाँ पे आपको सेकेंड चैप्टर मिलेगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो वहाँ पे आपको वो लिस्ट मिल जाएगा कोलाइड वाले पार्ट में, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, क्या है, वाटर शुगर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हमको बताना है वाटर इज सोल्यूट एंड शुगर इज सॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, तो कोई एक चीज दूसरे में डिजॉल्व हुई होगी, तो अगर वाटर जो है वो सोल्यूट होगा, तो मैंने क्या बताया था, सोल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में, कम मात्रा, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा, मैंने इस तरह से आपको बताया था। तो अगर पानी कम होगा शुगर ज्यादा होगा, वो दोनों एक दूसरे में घुलेंगे ही नहीं। आप एक गिलास, आप 5-6 चम्मच जो है शुगर ले लीजिए और वहां पे आधा चम्मच पानी ले लीजिए, घुलेगा नहीं, घुलेगा। तो फ्रेंड्स सोल्यूट जो होता है कम मात्रा में, सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, तो जब भी हम शुगर को यानी चीनी को वाटर में घोलेंगे तो वहां पे चीनी जो हमारी होगी वो सोल्यूट होगी और वाटर जो होगा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट वो होता है जो कि घोलने वाला, सोल्यूट घुलने वाला, तो मैंने ये भी आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सोल्यूट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा, हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, विलया विलायक ये सब, बोरान एंड कार्बन आर, बोरान एंड कार्बन आर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बोरान नहीं पता तो आप बस इतना याद रखो, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी सारा, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आपके उंगलियों पे होंगे, खूब अच्छे से ट्रिकली आपको मैं पूरा माइंड में सेट करा दूंगी वहां पे पीरियोडिक टेबल। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्बन जो होता है ये नॉन मेटल होता है, तो देखिए दोनों तो मेटलॉइड होंगे नहीं, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, ठीक है, मेटल तो होंगे नहीं दोनों, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तो कार्बन तो मेटलॉइड होगा नहीं, रेस्पेक्टिवली लिखा है तो ये भी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, बोरान जो होता है ये होता है हमारा मेटलॉइड और जो कार्बन होता है ये होता है नॉन मेटल, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। देखिए फिर से आ गया हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो देखिए कौन से भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पे लौह धातु का पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ मुड़ना, लोहे की तार खींचना। तो अगर लोहे की छड़ को केवल मोड़ देंगे यानी उसका शेप चेंज हो गया, तो शेप तो आता हमारा फिजिकल चेंज में, लोहे की धातु को खींचना यानी खींच के उसका आकार बढ़ा दिए, ये भी क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज। तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको यहाँ पे देखना है जो लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा केमिकल चेंज, यानी सेकंड तो होगा नहीं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेकंड नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, अब फिर से यहाँ पे हमको क्या बताना है, केमिकल चेंज बताना है। तो अब देखिए डिकेइंग ऑफ वुड, यानी वुड का डीके हो जाना, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग हो जाएगा तो ये केमिकल हो जाएगा, शॉइंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, यानी वुड में कील ठोक देना हथौड़े से, तो वो क्या केमिकल है, नहीं, वो तो फिजिकली होगा। डिकेइंग ऑफ वुड यानी उसका डीके हो जाना, नष्ट हो जाना, तो ये केमिकल हो सकता है। साइंग ऑफ वुड, ये क्या है फ्रेंड्स, लकड़ी की कटाई, तो लकड़ी की कटाई भी क्या होती है, फिजिकल होती है, ये फिजिकल है, ये भी हमारा फिजिकल है, लेकिन ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, केमिकल, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, केमिकल चेंज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के बहुत हाई चांस होते हैं फ्रेंड्स, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसमें अपना आंख नाक कान सब कुछ खोल लीजिए और पूरी तरह से इधर देखिए। अब देखिए टू सब्सटेंस क्या है, दो सब्सटेंस है, दो पदार्थ हैं ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन करते हैं, अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी, मतलब वहां पे क्या फॉर्म होता है, ए टू बी, इस तरह से ये रिएक्शन है, मतलब दो सब्सटेंस मिले वो ए टू बी का फॉर्मेशन किए। अब यहाँ पे बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कर इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। अब देखिए द प्रोडक्ट ए टू बी शो द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी, जो ये ए टू बी बना है ये ए और बी के प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मतलब उसमें लेक्चर में बताई थी कि जो हमारा H2O होता है, इस ये किससे किससे मिलकर बना होता है,
H2 प्लस O2 से, इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप, मैंने वहाँ पे क्या बताया था, H2 जो होता है कंबस्टिबल होता है, O2 क्या होता है, वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। लेकिन H2O क्या होता है, ये तो मतलब वहां पे मैंने क्या बताया था कि ये आग को बुझाने वाला होता है, यानी अग्निशामक होता है। ये जलता है, ये जलने में मदद करता है, लेकिन ये आग को बुझाता है। तो क्या जो वाटर है ये इनकी तरह बिहेव कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा नहीं होगा, तो इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट तो हो गया, तो ये दोनों तो गए। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स कंपोजिशन। जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा फिक्स कंपोजिशन होता है उसका, तो ये तो सही है। तो हमारा सेकंड तो सही है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कांट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम कंपाउंड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो हम उसको कंपाउंड में क्लासिफाई क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि हम कर सकते हैं। देखिए, द प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो एलिमेंट है। एलिमेंट कैसे फ्रेंड्स? क्योंकि ये खुद दो एलिमेंट से मिलकर बना है, और जो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, उसको हम एलिमेंट नहीं बोलते हैं। तो इसको आप याद रखना। अब देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ, और वहां से समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछे जाने के बहुत हाई चांस है, तो इसको आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा एक क्वेश्चन। देखिए, टू केमिकल स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट पी। यहाँ पे क्या है रिएक्शन, इस तरह से एक्स वाई जो है वो मिले हैं और क्या बनाए हैं, प्रोडक्ट पी। अब देखिए, एक्स एंड वाई कांट बी ब्रोकन डाउन। एक्स और वाई को ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, तो इससे ये पता चल गया ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट ही वो होते हैं जो कि जिसको हम फर्दर क्लासिफाई नहीं कर, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको ब्रोक नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। तो अब तो इतना समझ आ गया, एक्स और वाई क्या है, एलिमेंट है। into simpler substance by simple chemical reaction, which of the following concerning the species x and y and p are correct। x y और p के बारे में क्या सही है? यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट के हिसाब से हमको बताना होगा। अब देखिए, P इज अ कंपाउंड। तो अगर x और y एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट से मिलकर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो ये तो सही हो गया, P इज कंपाउंड, वन सही हो गया। तो ये तो गया। हमको एग्जाम में इसी तरह से करना होगा, यहाँ जैसे एक ऑप्शन निकले वहां से उसको मैच कराओ। कभी कभी एक ही ऑप्शन से हमारा सारा क्वेश्चन मतलब एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ पे केवल एक ही सही निकल जाता है। अब देखिए, एक्स एंड वाई आर कंपाउंड, तो इसको ब्रोक नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो इसने हिंट दिया कि इसको ब्रोक नहीं किया जा सकता, तो ये कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। तो सेकंड तो गया हमारा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, ये सही है। पी हैज फिक्स कंपोजिशन, ये भी सही है। अब ये क्यों सही है, क्या रट्टा ऐसे लगा लेंगे हम? नहीं लगाएंगे। पी जो होता है ये क्या है, कंपाउंड। और फिर जो कंपाउंड होता है वो दो एलिमेंट के निश्चित अनुपात में मिलने से ही बनता है, इसीलिए इसका फिक्स कंपोजिशन होता है। अब जैसे हम NH3 का जब फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल हम क्या फॉर्म कर देते हैं, NH3। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ 2NH3, यहाँ भी हम क्या लेते हैं, 6N। यहाँ पे रुकिए, इस तरह से हम लेते हैं। या फिर आप अगर इसको ना समझ पाइए तो आप समझिए, जब भी H2O का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के अनुपात में लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है ये फ्रेंड्स, ये इसका फिक्स कंपोजिशन हो जाता है, क्योंकि H2O क्या है, ये कंपाउंड है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया था कि H2O क्यों एक कंपाउंड है और हमारा एयर क्यों एक मिक्सचर है, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स, आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी अच्छे से देखा करिए। आपको केवल PDF पढ़ के, PDF तो मैं दे देती हूँ, लेकिन आपको PDF पढ़ के कुछ भी नहीं समझ आएगा ऐसे इतनी आसानी से। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन लगाने में कुछ भी दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सी टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जब फ्रेंड्स मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसको आप याद कर लेना। कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन, तो मैंने इसको आपको बताया ही था, तो ये दोनों क्या है, केमिकल प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए मरकरी एंड ब्रोमीन, और फ्रेंड्स ये दोनों क्या होते हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन दोनों क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इसको हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, तो इसको आपको वहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस ऐसे ही देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।